बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस का। टॉपिक नेम है एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया में एंडोस्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर एक स्पोर बनता है। स्पोर को हम क्या नाम देते हैं? एंडोस्पोर का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो ये आता है कि एंडोस्पोर बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है बैक्टीरिया को। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं या आसान वर्डिंग के अंदर कहें कि मौसम साजगार नहीं है जिसमें बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ कर सके, उसके ऊपर हार्श कंडीशन आ जाती है, थोड़ी सी सख्त कंडीशंस आ जाती हैं, तो बैक्टीरिया फिर अपने आप को थोड़ा सा इनएक्टिव मोड के अंदर चला जाता है। अपनी जो डिवीजन होती है, जो नए सेल्स उसने बनाने होते हैं ना, उनको फिर एंडोस्पोर बना बना के रखता जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हार्श कंडीशन जैसे कि मैंने कहा कि तो बैक्टीरिया के लिए हार्श कंडीशन क्या होगी? सख्त कंडीशन, मुश्किल कंडीशन कब आएगी? जब हमें कोई डिजीज़ हुई है तो उस डिजीज़ को किल करने के लिए हमने एंटीबायोटिक्स लिए हैं, और एंटीबायोटिक्स आपको पता है जाके वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया फिर अपनी जो ग्रोथ है उसको रोक देगा थोड़ी देर के लिए, जितनी देर तक उस एंटीबायोटिक्स का असर रहेगा, और अपनी जो नए बनने वाले सेल्स हैं उनको एंडोस्पोर की फॉर्म के अंदर, इनएक्टिव फॉर्म में बना बना के रखता जाएगा। तो इस तरह से इस वक्त ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरिया को एंडोस्पोर बनाने की। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने कहा कि एंडोस्पोर का बनना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन का नाम देते हैं। तो एंडोस्पोर की जो फॉर्मेशन है, दैट्स कॉल्ड स्पोरुलेशन। ये डेफिनेशन आ सकती है कि एंडोस्पोर बनने का जो अमल है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन बोलते हैं। और ये स्पोरुलेशन कब करता है बैक्टीरिया? जैसे मैंने पहले भी कहा, हार्श कंडीशन में ये करता है। तो बेसिकली ये जो एंडोस्पोर बनता है ना हमारे पास, इसको हम रेस्टिंग सेल भी कहते हैं, या दूसरा नाम जो अभी हमने जिक्र किया एंडोस्पोर भी कहते हैं। तो इसकी आपने दो ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है टीडी के नाम से। टी फॉर थिक वाल। अब ये जो एंडोस्पोर होता है, ये अगर आप इसको देख सके तो इसके इर्द गिर्द एक थिक मोटी वाल बन जाएगी, और ये डी फॉर डोरमेंट, ये इनएक्टिव हो जाएगा। मेटाबॉलिकली ये क्या हो जाएगा? अपने आप को इनएक्टिव कर लेगा, अपने सारे प्रोसेस को रोक देगा। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, हार्श कंडीशंस का खात्मा हो जाएगा, तो ये फिर से अपनी ग्रोथ क्या कर देगा? शुरू कर देगा। अब ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंडोस्पोर का अमल है बनने का, ये इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो स्टेप्स को भी याद करने के लिए आपने ये की याद रखनी है, डिविजनल सेकेंडरी स्कूल, फिर डीवीडी, ये जैसे हम सीडी रूम या डीवीडी रूम होता था पहले, और लास्ट फॉर है प्राइमरी स्कूल। ये आपने याद रखना है, डिविजनल सेकेंडरी स्कूल, डीवीडी, प्राइमरी स्कूल। अब वन बाय वन हम, ये मैंने इधर नीचे लिखे हुए हैं, इनको हम वन बाय वन इस डायग्राम की मदद से इसको समझते जाते हैं, और मैं साथ साथ आपको मेंशन करता जाता हूँ। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इसमें समझना है कि ये वाली जो कंडीशन है बैक्टीरिया के अंदर कब डेवलप होती है? जब बैक्टीरिया को हार्श कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, तो हार्श कंडीशन में एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये जो सेल आपको इधर नज़र आ रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे मदर सेल का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास मदर सेल है, और इसमें आपके पास जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, और फिर ये इसके बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो सेल मेम्ब्रेन को मैंने ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है, सेल वॉल को जो है वो मैंने रेड कलर से, और फिर ये इसके अंदर डीएनए, जिसको हम न्यूक्लियोइड रीजन का नाम भी देते हैं। तो ये मदर सेल है। सबसे पहले पहला जो स्टेप है, डी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो मदर सेल ने, इसके अंदर जो मौजूद डीएनए होता है, इसकी इसने रेप्लिकेशन करनी होती है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, मतलब अपनी ये कॉपी बनाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी फर्स्ट स्टेप। हम साथ साथ इधर मेंशन करते जाते हैं, ये हमारा पहला स्टेप आ गया।
फिर दूसरे स्टेप में हमने कहा कि सेप्टम फॉर्मेशन। फिर जब ये डीएनए की कॉपीज बन जाती हैं, रेप्लिकेशन हो जाती है, तो जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की जानब को इन्वेजिनेट होगी और समझने की जो नया बनने वाला डीएनए है और जो पुराना डीएनए है दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसके दरमियान में दीवार बनना शुरू हो जाएगी, नई मेम्ब्रेन्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखें दरमियान में क्या होता जा रहा है, ये सेप्टम अंदर की जानब को इन्वेजिनेट हुआ और इन्वेजिनेट होकर ये जो मेम्ब्रेन थी बस इधर तक रह गई और ये जो हमारे पास नया जो डीएनए है इसके इर्द गिर्द भी एक झिल्ली बनना या एक मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई है और ये एक मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर जो सबसे दूसरा जो हमारे पास स्टेप है वो कौन सा है, सेप्टम फॉर्मेशन। तो ये जो हमारे पास स्टेप था ये, इसको हमने क्या नाम देना है, सेप्टम फॉर्मेशन का। ये सेकंड आ गया। थर्ड फिर क्या है, सेकंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। अब ये देखें यहाँ पर सिर्फ एक मेम्ब्रेन बनी है अभी न्यू डीएनए के इर्द गिर्द। तो यहाँ पर मजीद फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी ये इसको घेरती जाएगी और ये इसके इर्द गिर्द अपनी क्या बनाएगी, झिल्ली बनाना शुरू कर देगी। इसको ये अपने अंदर जैसे छुपा लेगी वैसे होगा और फिर जैसे ये बाद में इसमें से निकलेगा बन के तो इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन जो है वो बन चुकी होगी। अब ये देखें एक मेम्ब्रेन ये ब्लू कलर से आपको नजर आ रही है और दूसरी मेम्ब्रेन डियर स्टूडेंट्स कौन सी है, ये ब्लैक कलर से आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हमारे पास होगी। जो DSS ये हमारे पास कंप्लीट हो गया और ये हमारा क्या आ गया, थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप के बाद फर्दर जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास स्टेप है वो क्या है, वेजिटेटिव सेल्स डीएनए डिसइंटीग्रेट। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, ये जो पुराना सेल्स था इसने क्या होना शुरू हो जाना है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाना। इसने आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाना है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाना है। तो अब इसको याद रखने के लिए डी फॉर डिसइंटीग्रेट और वी फॉर वेजिटेटिव सेल। तो डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जानी है कौन से डीएनए की, वेजिटेटिव सेल डीएनए की। और फिर जो नेक्स्ट डी है, डी फॉर डिहाइड्रेशन। अच्छा, जब यहाँ पर ये काम हो रहा होना है तो थोड़ा सा अगर हम इससे अगले स्टेप के अंदर चलते हैं, इसको हम इधर मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया जी फोर्थ स्टेप। अच्छा, अब फिफ्थ जो स्टेप है इसमें क्या हो जाना है, डिहाइड्रेशन होनी है। अब डिहाइड्रेशन में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर नया जो बनने वाला डीएनए इसके पास क्या इंटर होना है, यहाँ पर कैल्शियम ने ऐड होना है और यहाँ से वाटर ने रिमूव होना शुरू हो जाना। अब एक चीज़ आप इसमें याद रखें कि अगर आपने किसी चीज़ को लंबे अरसे तक के लिए महफूज करना है ना, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा असूल ये होता है कि आप उसमें से जितना भी पानी मौजूद है उसको निकाल दें ताकि उसको लंबे अरसे तक, आपने अक्सर देखा होगा हम खुबानी को या मुख्तलिफ जो इसी तरह से हम खुश्क मेवाजात जो खाते हैं तो लोग उनको सुखा के रख लेते हैं और फिर लंबे अरसे तक उनका यूज़ करें। बेसिकली सुखाना जो है वो क्या होता है कि उसमें से पानी को रिमूव कर दी जाता है, डिहाइड्रेशन। यहाँ पर भी इसको क्योंकि मौसम साजगार नहीं है, कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो सेल के अंदर से क्या निकाल लिया जाएगा, जितना पानी होगा उस सारे को निकाल लिया जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा स्टेप आ गया, फिफ्थ। तो ये हमारे पास इधर फिफ्थ स्टेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट PS प्राइमरी स्कूल, P फॉर पेप्टिडोग्लाइकन फॉर्मेशन। इधर ही इसी स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर से मैंने इधर स्ट्रक्चर बनाए, ये ब्लैक वाली बाहर वाली मेम्ब्रेन है और ब्लू वाली अंदर वाली, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। इसको मैं इधर PPT से लिख देता हूँ, पेप्टिडोग्लाइकन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। फिर लास्ट S फॉर स्पोर कोट फॉर्मेशन। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ भी यही है और जो सिक्स स्टेप है वो भी यहाँ पर ही हमने मेंशन कर दिया। अब जो लास्ट स्टेप हमारे पास होगा तो ये सेवंथ स्टेप होगा। इसमें क्या होगा कि ये सेल रप्चर करेगा और इसके अंदर से ये जो स्पोर जो बना था ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब जब जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो अपने इर्द गिर्द ये एक और अपने आप को महफूज बनाने के लिए कोट बनाना शुरू कर देगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये स्पोर था हमारे पास और स्पोर के इर्द गिर्द एक और कोटिंग बनना शुरू होगी तो ये स्पोर कोट, स्पोर अपने इर्द गिर्द एक कोट की फॉर्मेशन बना लेगा। तो ये हमारे पास कौन सा स्टेप आ गया, 7। तो डियर स्टूडेंट्स ये पूरा जो प्रोसेस था इसमें क्या हो गया, ये जो अब हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर, जिसको हम एंडोस्पोर भी कहते हैं और
रेस्टिंग सेल, और ये कैसा होता है, थिक वॉल होता है, और डोरमेंट, डोरमेंट बोलते हैं जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसको आपने आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छे से समझ लेना है, अपना फीडबैक क्लास में दिया करें। तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।